Hello, friends. In this series, we are going to cover M. Lakshmikant for Indian polity, and basically, we will divide every chapter into two or three parts, and then it will be easy for you to revise and cover these chapters one by one. So we will start with the first chapter, that is the historical background. ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो संविधान सभा का गठन होता है, फिर संविधान सभा जो है वो संविधान का निर्माण करती है। उसके पहले जो लगभग 200 साल तक जो है ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो किस हिसाब से किया, कौन से एक्ट्स वो लेकर के आए, डिफरेंट चार्टर्स एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स, उनके बारे में जो है इस चैप्टर में दिया गया है। तो अपन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट में ये बताया गया है कि 1600 में लगभग जो है वो ब्रिटिश सर्स जो है वो इंडिया में आते हैं। वो एक ट्रेडर्स के रूप में आते हैं, ट्रेड करने के लिए आते हैं। उनका मेन जो मोटो रहता है वो ट्रेड का रहता है, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, EIC के रूप में आते हैं, ठीक है, विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर द चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। बट होता क्या है कि 1765 में 1765 में कंपनी जो अभी तक जिनको ट्रेडिंग राइट्स मिले हुए थे, अब उनको क्या है कि दीवानी राइट्स भी मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ के मिलते हैं? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। दीवानी राइट्स मीन्स राइट्स ओवर द रेवेन्यूज एंड द सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद मतलब इन बैटल्स में जो है वो अंग्रेज़ जीत जाते हैं। और तो फिर क्या होता है कि अब उनका टेरिटोरियल पावर के रूप में उदय होता है भारत में। और फिर इसमें यही बताया गया है कि 1765 से लेकर के 1858 तक जो सिस्टम, जो सारी चीज़ें रहती हैं, जो रेवेन्यूज़ वगैरह रहते हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम रहेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रहता है। और 1858 में सिपाही म्यूटनी जिसको बोलते हैं, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति को। उसके बाद क्या होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नेंस की किसके हाथ में चली जाती है? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चली जाती है। और 1858 से 1947 जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते तब तक सिस्टम जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रहता है, ठीक है। तो इसी के तहत फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया गया है कि हम जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करते हैं, जो कि अल्टीमेटली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करती है, संविधान का। और किसके बेसिस पे करते हैं? कैबिनेट मिशन, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत भेजा गया था, जिसमें कि 3 लोग थे, AV अलेक्जेंडर, पैथविक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इनके द्वारा जो सुझाए गए सिस्टम था, उसके बेसिस पे हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 1946 में करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये था कि संविधान का अपनाना और संविधान का लागू होना। हमने संविधान को अपनाया, उसकी डेट जो है हमारे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में भी दे रखी है कि हमने संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू होने की तिथि जो है वो डेट है वो आपकी वो जनवरी 26 1950 को है, जिस दिन संविधान जो है वो केम इनटू बीइंग, ठीक है। और ठीक है, लागू होता है। हाउएवर वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन द ब्रिटिश रूल, ठीक है। जैसे कि हमने अपने संविधान, जैसे कि अपना इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे दुनिया का। और इसमें बहुत सारे चीज़ें हमने बोरो की हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमने जो अंग्रेज़ लेकर आए थे उनसे भी बोरो की हैं। उसमें से एक है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे भी बोरो किया है। तो इसमें यही कहा गया है कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो कहीं ना कहीं जो है वो ब्रिटिश रूल से भी जो है ली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स में हम इन एक्ट्स को पढ़ेंगे। एक तो कंपनी के रूल में 1773 से शुरू होता है, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर के चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक, 1858 तक रहेगा सिस्टम। और फिर एक क्राउन रूल रहेगा जो 1858 से शुरू होगा और 1947 तक जाएगा, ठीक है। तो इसी अगर कंटिन्यू करते हैं तो पहला जो एक्ट लेकर आए अगर कंपनी के लिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। एंड कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कंपनी के अफेयर्स को, कहाँ पे? इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एंड पहली बार इसने रिकॉग्नाइज किया, फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव जो है भारत में 1773 के एक्ट से ही रखी जाती है, ठीक है। अब देखेंगे इस एक्ट के फीचर्स को कि फीचर्स क्या थे इस एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के फीचर्स की बात करते हैं। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो अभी तक बंगाल में गवर्नर था उसको डेजिग्नेट किया गया, उसको अब क्या कहा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया।
एंड इट क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। ठीक है, और गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाता है। और पहले सच गवर्नर जनरल जो थे वो इंडिया के, आपको याद रखना इनका नाम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, दूसरा क्या था, इन्होंने क्या किया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में इन्होंने ये किया कि इट मेड दी गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे अब उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया, किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, वो ये था कि इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई, कलकत्ता में। कब की गई, 1774 में। कौन से एक्ट के थ्रू की गई, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो इस एक्ट में ये था कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, है ना, जो कर्मचारी थे कंपनी के, उनको मना कर दिया गया था प्राइवेट ट्रेड करने से। ठीक है, और एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट्स ऑफ ब्राइब्स फ्रॉम दी नेटिव्स। ठीक है, और ना ही आप जो है वो रिश्वत और उपहार लेंगे जो लोकल लोग थे उनसे, और ना ही आप जो है वो निजी व्यापार करेंगे, ये भी इसमें कहा गया था। और पांचवा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो इसमें ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल और मजबूत करने के लिए, किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर मजबूत करने के लिए क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD की नियुक्ति की। ठीक है, ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, टू रिपोर्ट्स ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। ठीक है, तो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो इंडिया में कंपनी के हैं उनको रिपोर्ट करना था, किसको, COD को। किसको रिपोर्ट करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट था ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। और इसने सर्वेंट्स जो कंपनी के थे उनको मना कर दिया था कि प्राइवेट ट्रेड और जो है ब्राइब्स को आप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसने COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी स्थापना की थी। ठीक है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में बताएंगे जो कि इंडिया में चल रहे हैं कंपनी के। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। और इसके जो मेन फीचर्स थे उनको देखते हैं। तो इसने क्या किया कि जो कंपनी थी उसके कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। ठीक है, कॉमर्शियल बोले तो वाणिज्यिक और पॉलिटिकल बोले तो राजनीतिक फंक्शंस को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसकी नियुक्ति 1773 में की गई थी, COD की, उसको कहा गया कि आप कॉमर्शियल अफेयर्स को देखिए। बट इट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC। ठीक है, तो एक COD हो गया जो कि 1773 में आती है, इसको कॉमर्शियल फंक्शंस के लिए असाइन किया जाता है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है और इसको कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे। एंड थस इट एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका कि इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो BOC था टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। और इनसे कहा गया कि आप जो है वो, इनको शक्ति दी गई कि जो आपकी भारत में सभी नागरिक और सैन्य सरकार व राजस्व जो गतिविधियां हैं उनको अधीक्षण एवं नियंत्रण करें और उनको जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है वो आप रिपोर्ट करें। किसको कहा गया, BOC को, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द 2 रीजंस। और इस तरीके से जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 2 चीज़ों के लिए जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम्स कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजेशंस। और पहली बार जो कंपनी की टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया इंडिया में। तो आपको याद रखना है कौन से एक्ट में कहा गया, वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और जो कंपनी के अफेयर्स थे उनके ऊपर अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल स्थापित किया गया, वो 1784 के एक्ट के थ्रू किया गया। अब जो नेक्स्ट एक्ट था इस सीरीज में वो था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 इनको देखेंगे। ठीक है, इस एक्ट से क्या फीचर्स थे और उनको जानते हैं। तो इट इस abolished the trade monopoly of the company in India, that is the Indian trade was thrown open to all the British merchants. However, it continued the monopoly of the company over the trade in tea and trade with China. अब जो कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड पे, अब उसको समाप्त कर दिया गया था और बाकी ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए भी जो है वो इंडियन ट्रेड को खोल दिया गया था। बाकी टी में,
चाय में और चाइना के साथ व्यापार में कंपनी के मोनोपोली को जो है वो वैसा का वैसा ही रखा गया। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, एंड इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है इंडिया में अलाउ किया गया। वो कौन से एक्ट के थ्रू किया गया? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के, वो 1813 के थ्रू जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज को, 1813 के थ्रू जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया इंडिया में, पर्पज फॉर द एनलाइटनिंग ऑफ द पीपल। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को कौन से एक्ट के थ्रू किया गया? 1813 के एक्ट के थ्रू किया गया। ठीक है, और एक काम इसमें और किया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन को जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया इंडियंस के लिए। ठीक है, और जो कि ब्रिटिश टेरिटरीज़ में जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी लोगों को, ऐसा प्रावधान भी इसमें किया गया। एंड इसने ऑथराइज़ किया लोकल गवर्नमेंट्स को कि वो टैक्सेस को जो है वो इम्पोज कर सकें, और जो लोग जो है वो टैक्स नहीं भरें उनको जो है पनिश कर सकें। ये लोकल जो गवर्नमेंट्स थी उनको अधिकार दिए गए 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या थे वो देखते हैं। तो इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपन ने पढ़ा था 1773 के एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा था, और अब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। एंड उसमें अब जो है सिविल और मिलिट्री पावर्स को जो है वो समाहित किया गया। एंड थस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया possessed by the British in India। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, तो जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, विधायी शक्तियाँ थी, उसको जो है वो उनको रोक दिया गया, और वो चीज़ें जो हैं वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया, और सारी पावर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चली गई। एंड द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज द रेगुलेशंस, और इसीलिए अभी तक जो लॉज बनाए गए थे उनको रेगुलेशंस कहा गया था, बट अब जो लॉज बनाए गए उनको एक्ट्स कहा गया। ठीक है, अधिनियम कहा गया। ठीक है, और इसने क्या किया, और इस एक्ट में जो था वो ये था थर्ड पॉइंट कि इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की अब जो वाणिज्यिक जो बॉडी के रूप में अभी तक स्थापित थी उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। ट्रेडिंग राइट्स जो है ख़त्म कर दिए गए। अब वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। एंड इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाई इट इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। ठीक है, तो अब इनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह बना दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, अब ये प्योरली जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये था। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और 1833 के एक्ट में पहली बार ये कोशिश की गई कि जो सिविल सर्विसेज है वो उसके लिए एक ओपन कंपटीशन रखा जाए और इंडियंस को भी जो है उसमें इंक्लूड किया जाए। ठीक है, बट जो क्या था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया और ये चीज़ जो है वो लागू नहीं हो पाई। तो वो अब जो है वो नेक्स्ट एक्ट में जो है वो कहेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिससे कि ये जो है ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद का जो एक्ट है उसको कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, अब 1857 की क्रांति से पहले का जो ये एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और दिस एक्ट वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स। और चार्टर एक्ट्स जो भी अपन ने अभी तक पढ़े उनमें से ये लास्ट है। एंड पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। देखते हैं कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट था। फीचर्स की बात करें तो इसमें इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा था, ये आपको याद हो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, 4 लोग उसमें शामिल थे 1773 में। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अब जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है वो अलग अलग कर दिए थे। कौन से एक्ट के थ्रू किया गया? 1853 के एक्ट के में विधायी और उनकी प्रशासनिक कार्यों को अब अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू दी काउंसिल। और जो काउंसिल थी जिसमें अभी तक 4 लोग थे
ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्लस एक जो था वो गवर्नर जनरल था। अब गवर्नर जनरल प्लस 4 लोग और प्लस 6 लोगों को और इसमें जो है वो ऐड कर दिया गया और इसको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया इन लोगों को। इन अदर वर्ड्स एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसी को जो है वो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कहा गया, जैसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। एंड दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शनड एज द मिनी पार्लियामेंट, और ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह जो है वो काम कर रही थी। अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह इसने जो है उस प्रोसीजर को अपना रखा था। थस द लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज द स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का रोल है। ठीक है, उसमें 6 नए लोगों को जोड़ा गया और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का रोल आता है। इनको दो ठीक है इनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया था। कौन से एक्ट के थ्रू? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन था इस एक्ट में? देखिए, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शंस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए कब से स्टार्ट होता है ये आपको याद रखना है। ये होता है 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू ओपन कंपटीशन सिस्टम होता है। एंड सिविल सर्विसेज वॉज थस ओपन थ्रोन ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। अब इंडियंस भी जो है वो सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो सकेंगे। अकॉर्डिंगली द मैकाले कमेटी का गठन किया जाता है, अपॉइंट की जाती है। कब की जाती है? 1854 में। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड इन लाइक। अभी तक क्या था कि जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था और इनको एक्सटेंड किया जा रहा था उनके टाइम पीरियड को, कि आपको अगले 10 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए ट्रेड करने के राइट्स दिए जाते हैं या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के राइट दिए जाते हैं। बट अब क्या था कि सारा सिस्टम जो है धीरे धीरे जो है वो जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जा रहा था और अब ये क्लियर नहीं था कि अब कंपनी रूल कब तक रहेगा, जब चाहे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको टर्मिनेट कर सकता था। ठीक है, एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो अपन ने ऊपर बड़ा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर्स जनरल काउंसिल, 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इन 4 लोग, जो 6 नए लोग ऐड किए गए थे, जिसको अपन ने ऊपर देखा, यहाँ 6 लोग ऐड किए गए थे ना, 6 लोगों को ऐड किया जाता था, उसमें से जो 4 लोग थे वो उनको अपॉइंट किया जा रहा था लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जिसमें कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ा और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को देखा, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और फिर लास्ट में चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और उसके बाद अब क्या होगा कि सिपाही म्यूटनी होगी, रिवोल्ट होगा 1857 का, और सारा जो सिस्टम है अब जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था वो हटकर अब जो है ब्रिटिश क्राउन के तहत चला जाएगा। ठीक है, तो अब जो होंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाएगा 1858 से। तो इनको हम नेक्स्ट जो है पार्ट में देखेंगे कि 1858 से लेकर 1947 तक कौन कौन से एक्ट्स आए और उनमें क्या प्रावधान किए गए थे, क्या स्पेशलिटी, क्या फीचर्स थे। ठीक है, ओके। और कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।